हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम आपके क्लास 10th साइंस 2 सिलेबस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टेम सेल्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट आर्किटेक्ट, एक मास्टर बिल्डर छिपा हुआ है, जिसने एक छोटे से ब्लूप्रिंट से पूरा का पूरा शरीर बना दिया? चलिए आज इसकी कहानी को आराम से समझते हैं। ये दो सवाल, इन्हीं में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा है। पहला, एक अकेला सेल जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उससे इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनती है। और दूसरा, जब हमें कोई गहरी चोट लगती है तो वो घाव अपने आप ठीक कैसे हो जाता है। कौन है अंदर जो रिपेयर का काम करता है। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है और वो है स्टेम सेल। हमारी जिंदगी की शुरुआत यहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से। इस फाउंडेशनल सेल को हम कहते हैं जाइगोट। जब दो सेल्स, स्पर्म और एग, फ्यूज होते हैं तब ये एक सेल बनता है। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ग्राउंड जीरो। इससे ही पूरी लाइफ बनेगी। और फिर एक कमाल की चीज होती है, ये सिंगल जाइगोट ये डिवाइड होना शुरू होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइटोसिस। एक सेल से दो बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और ये इतनी तेजी से होता है कि कुछ ही दिनों में एक छोटी सी बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है, सेल्स का एक गुच्छा। इसे ही हम कहते हैं एम्ब्रियो। Stem cells, these are special unspecialized cells within the embryo that have the remarkable potential to develop into many different cell types in the body. तो इस एम्ब्रियो के अंदर ही हमारा वो सीक्रेट आर्किटेक्ट छिपा है। ये स्टेम सेल्स स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये अनस्पेशलाइज्ड हैं, मतलब इनका अभी तक कोई काम फिक्स नहीं हुआ है। ये एकदम बेसिक सेल्स हैं, लेकिन इनके पास एक रिमार्केबल पोटेंशियल है, एक अद्भुत शक्ति है कि ये आगे जाकर बॉडी का कोई भी, आई रिपीट, कोई भी सेल बन सकते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, आप स्टेम सेल्स को पेरेंट सेल्स मान लीजिए। पेरेंट मतलब माता पिता। जैसे माता पिता से बच्चे होते हैं, वैसे ही इन्हीं स्टेम सेल्स से हमारे शरीर के बाकी सारे सेल्स बनते हैं। आपके ब्रेन सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, सबके पेरेंट कौन? स्टेम सेल। अच्छा, अब ये जो हमारा आर्किटेक्ट है, उसके पास एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग टूलकिट्स हैं। एक टूलकिट जो शुरुआत में बॉडी बनाने के काम आती है, और दूसरी टूलकिट जो जिंदगी भर बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करने के काम आती है। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल। यहाँ हम दोनों को कंपेयर करेंगे। एक तरफ है मास्टर बिल्डर्स यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और दूसरी तरफ है अ लाइफ लॉन्ग रिपेयर क्रू यानी अडल्ट स्टेम सेल्स। इनका ओरिजिन इनके नाम में ही है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स उस अर्ली स्टेज एम्ब्रियो से मिलते हैं, वही बॉल ऑफ सेल्स। लेकिन अडल्ट स्टेम सेल्स हम सबके अंदर अभी भी मौजूद है। हमारी बॉडी के कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज में ये छिपे रहते हैं, जैसे बोन मैरो या हमारा बॉडी फैट। अब इन दोनों की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट मतलब सोचिए, ये एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो पूरी बॉडी रूपी बिल्डिंग के 220 से भी ज्यादा कमरों में से किसी का भी ताला खोल सकती है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट। ये मास्टर की नहीं है, ये एक स्पेसिफिक की बंच जैसे हैं जो सिर्फ एक ही फ्लोर के कुछ कमरे खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो ब्लड से रिलेटेड सेल्स ही बना सकते हैं, ब्रेन सेल्स नहीं। उनका काम लिमिटेड है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि इनके पास पोटेंशियल है, एक शक्ति है, लेकिन ये अनस्पेशलाइज्ड सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल में बदलता कैसे है? हाउ डू दे ट्रांसफॉर्म? ऐसा क्या होता है कि एक ब्लैंक सेल अचानक से एक न्यूरॉन या मसल सेल बन जाता है? ये कोड देखिए, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक स्टेम सेल बिल्कुल एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जैसा है, अनस्पेशलाइज्ड। उसे नहीं पता आगे साइंस लेना है, कॉमर्स या आर्ट्स, लेकिन जैसे ही उसे सही एजुकेशन मिलती है, सही गाइडेंस मिलती है, वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल बन जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, डॉक्टर, कुछ भी। ये एजुकेशन ही वो सिग्नल्स हैं जो स्टेम सेल को मिलते हैं। Cellular differentiation, the process by which an unspecialized stem cell becomes a specialized cell, like a neuron, bone cell, or liver cell. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ये वो सफर है, वो जर्नी है जिसमें एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड सेल एक मास्टर ऑफ वन बन जाता है। मतलब एक सेल जो कुछ भी बन सकता था, अब एक स्पेसिफिक काम करने वाला सेल बन जाता है। और इसकी पॉसिबिलिटीज देखो कितनी ज्यादा हैं। एक ही तरह के स्टेम सेल से आपकी बॉडी क्या कुछ नहीं बना सकती।
न्यूरॉन्स, जिससे आप सोचते हो, ऑस्टियोसाइट्स जो आपकी हड्डियां बनाते हैं, हेपेटोसाइट्स जो लिवर का काम करते हैं, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो एक जादू जैसा है। और ये है मैजिक नंबर 220 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स। और ये सारे के सारे उन्हीं शुरुआती स्टेम सेल से बने हैं। कितनी जबरदस्त बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जो हमारे अंदर हर पल चल रही है। Pluripotency, the special ability or potential of embryonic stem cells to differentiate into any of the body's cell types. Pluri means many and potency means potential. तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है, वो क्रिया है जिससे सेल बदलता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है, जो पोटेंशियल है, उसे कहते हैं प्लूरीपोटेंशियंसी। ये शब्द दो हिस्सों से बना है। प्लूरी मतलब मेनी या बहुत सारे, और पोटेंशियंसी मतलब पोटेंशियल या क्षमता, बहुत सारे पोटेंशियल। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की खासियत है। अच्छा, अब ये सब सिर्फ एक बायोलॉजिकल लेसन नहीं है। इसकी असली पावर मेडिसिन और साइंस में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इससे बीमारियों और चोटों को ठीक कर सकते हैं? इसी को कहते हैं हार्नेसिंग द पावर। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इसका जवाब है हाँ। साइंटिस्ट्स अब सिर्फ इस प्रोसेस को देख नहीं रहे, बल्कि इसे कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया भर की लैब्स में साइंटिस्ट स्टेम सेल्स को लेकर उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा स्पेसिफिक टिश्यू बनना है। पर ये करते कैसे हैं? देखो, साइंटिस्ट्स पहले अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स लेते हैं, फिर उसमें एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल स्टिम्युलस डालते हैं। ये एक तरह का केमिकल सिग्नल होता है। ये सिग्नल सेल के अंदर जाकर कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने मसल वाले स्विच ऑन कर दिए तो वो स्टेम सेल मसल टिश्यू बनने की जर्नी शुरू कर देगा। तो इन पावरफुल सेल्स को हम लाते कहाँ से हैं? अडल्ट स्टेम सेल्स के कुछ मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला है रेड बोन मैरो, जो हमारी बड़ी हड्डियों जैसे हिप बोन के अंदर मिलता है। इसका मेन काम है ब्लड सेल्स बनाना, इसीलिए तो ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू यानी हमारा बॉडी फैट, ये भी एक सोर्स है। और एक बहुत ही अनोखा सोर्स है कॉर्ड ब्लड। बच्चे के जन्म के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें ये सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसी वजह से अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन या स्टेम सेल बैंकिंग। इसमें कॉर्ड ब्लड जैसे सोर्सेज से स्टेम सेल्स को निकालकर लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस के ऐतिहासिक ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। एक तरह का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी ही बॉडी के मास्टर आर्किटेक्ट्स को ये कमांड दे सकें कि वो किसी भी डैमेज को रिपेयर करें, किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट करें और ऐसी बीमारियों को ठीक कर दें जो पहले लाइलाज मानी जाती थीं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसंस डिजीज, नए ऑर्गन्स बनाना, ये अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये मेडिसिन का वो फ्यूचर है जिसे हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसे अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th साइंस 2 का चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने स्टेम सेल्स के बेसिक्स समझे थे। आज हम देखेंगे कि इन पावरफुल सेल्स के यूजेस क्या हैं और साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो, अगर हमारी बॉडी के पास अपने खुद के सुपर हीरोज़ की एक टीम हो, ऐसे स्पेशल एजेंट्स जो बॉडी में हुई किसी भी डैमेज को, किसी भी चोट को खुद ही ठीक कर दें। अगर कोई पार्ट काम करना बंद कर दे तो ये आकर उसे रिपेयर कर दें। एक इंटरनल रिपेयर सिस्टम जो हमेशा ऑन कॉल हो। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल रियल साइंस है और इस साइंस के हीरो हैं स्टेम सेल्स। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन स्टेम सेल्स। The definition is, stem cells are special cells with the unique ability to develop into many different types of cells in the body. बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे मास्टर सेल्स हैं जिनसे बॉडी का कोई भी दूसरा सेल बनाया जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझो।
जैसे गीली मिट्टी से आप घड़ा, दिया या कोई भी बर्तन बना सकते हो, वैसे ही स्टेम सेल से आप ब्रेन सेल, हार्ट सेल या ब्लड सेल कुछ भी बना सकते हो। और इस सुपर पावर का एक स्पेशल साइंटिफिक नाम है। Yes, this property is called pluripotency. इस वर्ड को ब्रेक करो। प्यूरी का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और पोटेंसी का मतलब है पोटेंशियल यानी क्षमता। तो प्लूरीपोटेंसी का मतलब हुआ बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेल्स बनाने की क्षमता। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इन स्टेम सेल्स को यूज करके जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है रीजेनरेटिव थेरेपी। इसे सेल थेरेपी भी कहते हैं। सर, यहाँ रीजेनरेट का मतलब क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। रीजेनरेट का मतलब है फिर से बनाना, टू रीबिल्ड। इस थेरेपी का मिशन सिंपल है। बॉडी के जो सेल्स मर गए हैं, डेड हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, उन्हें स्टेम सेल्स की मदद से रिप्लेस करना। चलिए इसका पहला केस स्टडी देखते हैं। हमारा पहला विलन है डायबिटीज। हम सब ने इसके बारे में सुना है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। पर यह होता क्यों है? हमारे पेट के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल्स। इन बीटा सेल्स का काम है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाना जिसका नाम है इंसुलिन। और सर, इंसुलिन का मेन काम क्या है? इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो हमारे ब्लड से शुगर को निकालकर सेल्स के अंदर भेजता है ताकि सेल्स को एनर्जी मिले। अब सोचो, अगर किसी वजह से ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं या मर जाएं तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, और अगर इंसुलिन की चाबी नहीं तो शुगर ब्लड में ही फंसी रह जाएगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टेम सेल से कैसे निकाल सकते हैं? प्रोसेस बहुत रिमार्केबल है। स्टेप 1, साइंटिस्ट लैब में स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं यानी अलग करते हैं। स्टेप 2, फिर उन स्टेम सेल्स पर कुछ स्पेशल बायोकेमिकल सिग्नल्स यानी केमिकल्स डाले जाते हैं जो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं। किसमें? नए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स में। मतलब लैब में हमने नए बीटा सेल्स बना लिए। एग्जैक्टली। और फिर आता है स्टेप 3। इन नए हेल्दी बीटा सेल्स को पेशेंट के पैंक्रियाज में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब ये नए सेल्स वहां जाकर इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे और पेशेंट आगे जाकर ठीक हो सकता है। ये एक पोटेंशियल क्योर है जिसे लैब में ग्रो किया गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रॉमिसिंग है। एनिमल्स पर इसके ट्रायल सक्सेसफुल भी हुए हैं, पर अभी तक ये ह्यूमंस में वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे इन सेल्स को कंट्रोल करना, बॉडी का रिजेक्शन रोकना। इस बार रिसर्च अभी भी चल रही है और साइंटिस्ट इससे जल्द से जल्द एक रियलिटी बनाने में लगे हुए हैं। चलिए दूसरा केस देखते हैं। हमारा अगला विलन है हार्ट अटैक, जिसका साइंटिफिक नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हमारा हार्ट एक मसल है और उसे भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। ये ब्लड उस तक पहुंचाने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। सर, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक घर तक पानी लाने के लिए पानी का पाइप होता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। अब सोचो, अगर उस पानी के पाइप में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो घर में पानी आना बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट के एक हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। ब्लड ना मिलने से हार्ट के वो मसल सेल्स मरने लगते हैं और इसी डैमेज को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब मानिए सर्जरी करके हमने वो ब्लॉकेज तो हटा दिया, लेकिन जो हार्ट मसल डैमेज हो चुका है उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम यह है कि हार्ट मसल अपने आप रीजनरेट नहीं होता, खुद से ठीक नहीं होता। यहां स्टेम सेल्स काम आ सकते हैं। आइडिया यह है कि स्टेप 1, स्टेम सेल्स को पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, ब्लड के साथ बहते हुए ये स्टेम सेल्स हार्ट तक पहुंचते हैं। स्टेप 3, वहां पहुंचकर ये उन डेड कार्डियक मसल सेल्स को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और उस डैमेज टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। कुछ स्टडीज में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, पर इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए रिसर्च अभी भी जारी है। अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पर, द ब्रेन। यहाँ दो बड़े विलन्स हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज। दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ब्रेन के स्पेशल सेल्स यानी न्यूरॉन्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। अल्जाइमर्स में मेमोरी से जुड़े न्यूरॉन्स मरते हैं जिससे इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। और पार्किंसंस डिजीज में वो न्यूरॉन्स मरते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल डोपामीन बनाते हैं। डोपामीन हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसके बिना बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल खत्म हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। दोनों ही केसेस में होप ये है कि स्टेम सेल से उन डेड न्यूरॉन्स को रिप्लेस किया जा सके। पर यह मेडिकल रिसर्च का सबसे मुश्किल एरिया है और अभी तक इसमें बहुत लिमिटेड सक्सेस ही मिली है। तो अभी तक हमने ऐसी एप्लीकेशंस देखी जो अभी भी काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अब हम स्टेम सेल के एक ऐसे यूज़ की बात करेंगे जो पिछले कई सालों से सक्सेसफुल है और हज़ारों लोगों की जान बचा चुका है। हम बात कर रहे हैं ब्लड रिलेटेड डिजीजेस की। इसको समझने के लिए पहले एक बीमारी को समझते हैं, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर।
नॉर्मल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज बहुत ज़्यादा होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज काफ़ी कम और कंट्रोल्ड अमाउंट में होते हैं। लेकिन ल्यूकीमिया की कंडीशन में अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की संख्या, उनका काउंट हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा कि वो नॉर्मल ब्लड सेल्स को काम ही नहीं करने देते। सोचो एक गार्डन है जिसमें फूल कम और फालतू घास इतनी उग गई है कि फूलों को जगह ही नहीं मिल रही। यह वही हाल है, एक बहुत डेंजरस सिचुएशन। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। अगर बोन मैरो यानी ब्लड बनाने वाली फैक्ट्री ही खराब हो जाए तो फॉल्टी ब्लड बनेगा, जैसे ल्यूकीमिया में होता है। तो इसका इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कीमोथेरेपी या रेडिएशन से पेशेंट के फॉल्टी यानी खराब बोन मैरो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। स्टेप 2, फिर एक हेल्दी मैचिंग डोनर से बोन मैरो स्टेम सेल्स लेकर पेशेंट में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ये दोनों कोई फैमिली मेंबर या कोई और हो सकता है जिसका बोन मैरो मैच करे। बिल्कुल। और आखिर में स्टेप 3, पेशेंट की बॉडी में ये नए हेल्दी स्टेम सेल्स अब नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री अब ठीक हो गई है, इस तरह बीमारी ठीक हो जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से सिर्फ ल्यूकीमिया ही नहीं और भी ब्लड डिसऑर्डर्स ठीक किए जाते हैं, जैसे कि अनीमिया, जिसका मतलब है खून की कमी यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी। एक और बीमारी है थैलेसीमिया। इसमें रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव बनता है, और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। इन सभी कंडीशंस का एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अब तक अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। स्टेम सेल से हम टिश्यूज और सेल्स तो बना सकते हैं, पर अभी तक पूरा ऑर्गन बनाना, जैसे पूरी किडनी या पूरा लिवर, लैब में पॉसिबल नहीं हुआ है। ये शायद फ्यूचर में हो। तो अगर किसी का पूरा ऑर्गन फेल हो जाए तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसे हम आम भाषा में ऑर्गन डोनेशन भी कहते हैं। ये एक जिंदगी का तोहफा है, अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। पर सर, ऑर्गन्स फेल क्यों होते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है एजिंग यानी बढ़ती उम्र। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऑर्गन्स की भी उम्र बढ़ती है और वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कोई एक्सीडेंट या गंभीर चोट। कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी ऑर्गन परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी दूसरी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हैं जो ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकती हैं। जब किसी का ऑर्गन फेल हो जाता है तो उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मान लो किसी की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। जब तक उसे नई किडनी नहीं मिलती, उसे जिंदा रहने के लिए बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। ऐसे में ऑर्गन डोनेशन एक जीवन दान है। और क्या आप ये फैक्ट जानते हैं? ऐसा माना जाता है कि एक इंसान अपनी डेथ के बाद अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है तो वो लगभग 50 लोगों की जिंदगी बचा या बेहतर बना सकता है। 50 लाइव्स, ये एक बहुत बड़ा नंबर। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऐसे ही नहीं हो जाता। डोनर यानी ऑर्गन देने वाला और रिसिपिएंट यानी ऑर्गन लेने वाला, इनके बीच में मैच होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ की फैक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप। दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। इसके अलावा डोनर और रेसिपिएंट की एज भी कंसिडर की जाती है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात ये चेक करना होता है कि डोनर या रेसिपिएंट को कोई इन्फेक्शन या ऐसी बीमारी ना हो जो ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक सवाल आता है, क्या ऑर्गन डोनेशन सिर्फ मरने के बाद ही हो सकता है? नहीं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हम जिंदा रहते हुए भी डोनेट कर सकते हैं, जिससे लिविंग डोनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास 2 किडनीज होती हैं और हम एक किडनी पर भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो एक किडनी डोनेट की जा सकती है। लिवर का एक छोटा हिस्सा भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि लिवर में रीजनरेट करने की पावर होती है। और स्किन भी कुछ पार्ट से डोनेट की जा सकती है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सिर्फ डेथ के बाद ही डोनेट किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स और आइज का कॉर्निया। ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इनका डोनेशन पोस्ट्यूमसली यानी मरने के बाद ही पॉसिबल है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनीज और आइज ये अनमोल हैं। दे आर इनक्रेडिबली वैल्यूएबल। इंसान के डेथ के बाद भी ये ऑर्गन्स कुछ समय तक फंक्शनल रहते हैं, काम करते रहते हैं, और अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर उन्हें डोनेट कर दिया जाए तो वो किसी जरूरतमंद इंसान को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो आज हमने स्टेम सेल थेरेपी और ऑर्गन डोनेशन की अमेजिंग पावर को समझा। इससे एक सवाल जरूर उठता है, इन दोनों टेक्नोलॉजीज की पावर के साथ आज से 50 साल बाद ह्यूमन हेल्थ कैसी दिखेगी?
क्या हम हर बीमारी का इलाज कर पाएंगे? क्या उम्र को भी मात दे पाएंगे? इस पर जरूर सोचना। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों सोचो, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप लाइफ के कोड को, यानी जीवन के मूलभूत निर्देशों को बदल सको। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है, वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कोडिंग होती है। इसी लाइफ कोडिंग को समझना और उससे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ्स ब्लूप्रिंट क्या होता है, यानी हमारी बॉडी का पूरा नक्शा कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स इस ब्लूप्रिंट को रीराइट कैसे कर पाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल लाइफ स्टोरी, इंसुलिन की इंजीनियरिंग को डिटेल में समझेंगे। फिर हम बायोटेक ऑन द फार्म, यानी खेतीबाड़ी में इसका क्या यूज़ है, वो देखेंगे। और आखिर में इन सब चीज़ों से हमारे वर्ल्ड को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, डिकोडिंग लाइफ्स ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट, उसका नक्शा समझना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें लाइफ के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना होगा। ये कोड हर जीवित चीज के अंदर छुपा हुआ है और आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द मास्टर प्लान दैट मेक्स यू यू? आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये मास्टर प्लान, ये सारी इंफॉर्मेशन छिपी है हमारी बॉडी के सबसे छोटे यूनिट में। क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही, द सेल। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं और हर एक सेल के पास आपकी पूरी बॉडी को बनाने और चलाने का कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। इसे समझने के लिए सोचिए जैसे एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स और उसके अंदर तीसरा बॉक्स रखा है। सबसे बाहर है स्टेप 1, द सेल। सेल के अंदर उसके सेंटर में होता है स्टेप 2, द न्यूक्लियस, जो सेल का कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल ब्रेन की तरह। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं स्टेप 3, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं? ये एक बहुत लंबे धागे या थ्रेड के टाइटली वाउंड रोल्स हैं, जैसे पतंग की चक्री पर मांझा लपेटा होता है। ये लंबा धागा है स्टेप 4, द डीएनए, और इस पूरे डीएनए के धागे पर छोटे छोटे स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टेप 5, द जीन। यही जीन्स असल में सारे इंस्ट्रक्शंस होल्ड करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरा का पूरा डीएनए एक साथ काम नहीं करता। उस लंबे धागे पर जो छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, यानी जीन्स, वही सारे इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। सो व्हाट इज अ जीन? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। A gene is a segment of DNA that controls a specific characteristic, like your eye color or height. मतलब आपकी आंखें ब्राउन होंगी या ब्लैक, इसका इंस्ट्रक्शन एक जीन में है। आपकी हाइट कितनी होगी, इसका इंस्ट्रक्शन दूसरे जीन में है। हर ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब तक हमने लाइफ के कोड को डीकोड कर लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, रीराइटिंग द जेनेटिक कोड। अगर जीन्स इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सोचिए क्या हो अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को एडिट कर पाएं। जैसे आप अपने नोटबुक में लिखी हुई कोई चीज मिटाकर उसकी जगह कुछ नया लिख देते हैं। अगर हम जीन्स के साथ भी ऐसा कर पाएं, यहीं से बायोटेक्नोलॉजी का असली जादू शुरू होता है। बिल्कुल, और इस एडिटिंग को करने के लिए साइंटिस्ट्स एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस टूल को कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। पर यह याद रखिए कि यह असल में कोई मेटल की कैंची नहीं है। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स इतने प्रिसाइज, इतने परफेक्ट होते हैं कि डीएनए के लंबे से धागे पर एक स्पेसिफिक जगह को पहचान कर आराम से वहां एक कट लगा सकते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी कैंची जो इतनी छोटी और इतनी शार्प हो। तो आइए इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट। सबसे पहले हम उस जीन को पहचानते और अलग करते हैं जो हमें चाहिए। मान लीजिए एक जीन है जो पौधे को सर्दी से बचाता है। हमने उस जीन को निकाल लिया। स्टेप 2, कट। फिर हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को उन्हीं मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी एंजाइम से कट करते हैं। स्टेप 3, इंसर्ट। अब उस कट की हुई जगह पर हम अपना नया डिजायर्ड जीन डाल देते हैं, जैसे एक पजल का पीस फिट करते हैं।
स्टेप 4 एक्सप्रेस। जैसे ही ये नया जीन डीएनए का हिस्सा बन जाता है, वो ऑर्गेनिज्म उस नए जीन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी उस नए ट्रेट को एक्सप्रेस करने लगता है। अब वो पौधा सर्दी से बच पाएगा। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है और ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा अगला सेक्शन, इंजीनियरिंग इंसुलिन। यहां हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया को हमने मेडिसिन बनाने की फैक्ट्रीज में बदल दिया। आप सबने डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी के बारे में सुना होगा। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता। इसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। चैलेंज ये था कि इतने सारे पेशेंट्स के लिए इतना सारा इंसुलिन लाएं कहां से, और इसका समाधान मिला एक बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनिज्म से, एक आम से बैक्टीरिया से। ये प्रोसेस बहुत ही क्लेवर है। लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट 1, साइंटिस्ट ने ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाला जीन आइसोलेट किया। पॉइंट 2, फिर उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया से एक छोटा सा गोल डीएनए का टुकड़ा निकाला। इस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। पॉइंट 3, उन्होंने एंजाइम सीजर से इस प्लाज्मिड को काटा और उसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया। पॉइंट 4, अब इस नए मॉडिफाइड प्लाज्मिड को वापस उसी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया गया। पॉइंट 5, और फिर जादू हुआ। वो बैक्टीरिया अपने नए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आगे बढ़ते हुए प्योर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा। इस तरह हमने बैक्टीरिया को छोटी छोटी जीवनदायक फैक्ट्रीज में बदल दिया। तो जिस टेक्निक से हम बैक्टीरिया से दवाएं बनवा सकते हैं, उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए भी कर रहे हैं। चलिए हमारे अगले सेक्शन में देखते हैं बायोटेक ऑन द फार्म, कैसे हम इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा और बेहतर अनाज उगा पा रहे हैं। अच्छा, तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के 2 मेन तरीके हैं। एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें हम सीधे एक नया जीन प्लांट के डीएनए में डाल देते हैं। दूसरा तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। ये एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम 2 अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स को क्रॉस बीट कराते हैं ताकि उनके बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के अच्छे अच्छे ट्रेट्स आ जाएं। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम प्लांट बनाने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप 1, प्रेपरेशन। साइंटिस्ट पहले अपना डिजायर्ड जीन एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डालते हैं। स्टेप 2, ट्रांसफर। फिर ये बैक्टीरिया एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। वो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है और ये नया जीन प्लांट के डीएनए तक पहुंचा देता है। स्टेप 3, कल्चर। अब उस एक मॉडिफाइड सेल को एक स्पेशल न्यूट्रिएंट जेल में रखा जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें एक सेल से पूरा प्लांट उगाया जा सकता है। स्टेप 4, ग्रो। धीरे धीरे वो एक सेल डिवाइड होता है और एक पूरे नए प्लांट में ग्रो कर जाता है, जिसके पास अब वो नई खास एबिलिटी है। हाइब्रिडाइजेशन दूसरी तरफ एक नॉन जेनेटिक टेक्निक है। यहां डीएनए को काटने जोड़ने का काम नहीं होता। ये वही प्रिंसिपल है जो हमारे किसान सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सोचिए, आम की कितनी वैरायटीज आती हैं। कोई मीठा होता है, कोई बड़ा होता है। किसान क्या करते हैं? एक मीठा आम का पौधा और एक बड़े आम का पौधा लेते हैं और उन्हें क्रॉस ब्रीड करते हैं, ताकि उनका जो नया पौधा हो उसके आम मीठे भी हों और बड़े भी। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, केयरफुली सिलेक्टिंग पेरेंट्स टू गेट द बेस्ट चाइल्ड। तो ठीक है, हम ये सब कमाल की साइंस कर तो सकते हैं, पर इसकी जरूरत क्या है? Why does it matter? आइए अपने आखिरी सेक्शन में समझते हैं बेनिफिट्स फॉर आवर वर्ल्ड। खासकर जब हमें एक बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना है, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद करती है? सबसे बड़ा फायदा है इंक्रीज्ड यील्ड, यानी पैदावार में बढ़ोतरी। सोच के देखिए, जमीन उतनी ही है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसी जमीन पर पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। इमेजिन, जहां पहले एक खेत में 100 किलो गेहूं उगता था, अब जीएम वैरायटी से 150 किलो उग सकता है। जब दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो ये एफिशिएंसी बहुत बहुत जरूरी है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जिन पर कीड़े मकोड़ों या बीमारियों का असर ना हो। इससे महंगी दवाइयों, पेस्टिसाइड्स का खर्चा बच जाता है। हम ऐसी वैरायटीज बना सकते हैं जो जल्दी फल दें, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ऐसी फसल उगा सकते हैं जो सूखा, ड्रॉट, ज्यादा गर्मी या खराब मिट्टी में भी जिंदा रह सकें। इससे हमारा फूड सप्लाई सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आखिर में बायोटेक्नोलॉजी का पूरा सार इस एक लाइन में है। लेट्स रीड द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। Biotechnology brings about artificial genetic change and hybridization in organisms for human welfare. इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब चाहे हम जेनेटिक चेंज करें या हाइब्रिडाइजेशन, इन सब का मकसद एक ही है, ऑर्गेनिजम्स में ऐसे बदलाव लाना जिससे इंसान का भला हो, ह्यूमन वेलफेयर हो। तो आज हमने लाइफ के कोड को पढ़ना और लिखना सीखा। ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और रोज आगे बढ़ रही है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे हम इस टेक्नोलॉजी से कौन सी नई समस्याओं का समाधान निकालेंगे और कौन से नए सवाल हमारे सामने आएंगे? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।